जी, अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स टॉक के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर टॉक्स की तरफ से मैं सना जमशेद जो इस सेशन की होस्ट हूँ, सबको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जैसा कि हमारा पर्पस था स्कॉलर्स टॉक के प्लेटफॉर्म को जनरेट करने का कि हमने हर फील्ड के जो स्कॉलर्स हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, उनको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो आज का जो ये सेशन है ये भी हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट फील्ड जिनको इतना हम ये कह लें कि लाइमलाइट नहीं मिलती है, लेकिन वो भी एग्ज़िस्ट करती हैं। तो हम उनको सामने लेके आए हैं स्कॉलर टॉक्स का जो एम मेन है वो यही है कि हम पूरी वर्ल्ड में जितने भी स्कॉलर्स हैं पाकिस्तानी किसी भी फील्ड से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ, हमारी यूथ को उन्हें दिखाएँ और बताएँ कि पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड कितने लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेटिव आप कह लें कि वो अपने आप को शो कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन बेसिकली ये है कि हम लोग सुनते हैं जी साइंस में आज ये रिसर्च हुई, ये चीज़ इन्वेंट हो गई है, वो चीज़ इन्वेंट हो गई है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस में लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन साइंसेज़ की बात करते हुए हम सोशल साइंसेज़ को थोड़ा-सा जो है मैं ये कहूँगी कि साइड पे कर देते हैं। हालाँकि उनका भी इतना ही समझा जाए तो जो हम कहेंगे ना पार्ट होता है। सोशल साइंसेज़ के लोग भी बहुत सी चीज़ों में रिसर्च करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम जैसे साइंसेज़ के लोग ज़्यादा आगे आ जाते हैं, तो सोशल साइंसेज़ के लोगों को इतना आगे आने का मौका नहीं मिलता और वो रिसर्च की जो फ़ील्ड में क्या-क्या काम कर रहे हैं हमें उनका नहीं पता चलता और कुछ हम लोग ऐसे कोई प्लेटफ़ॉर्म जनरेट नहीं हुए, जहाँ पे सोशल साइंसेज़ के लोग आएँ, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, अपने काम को शो करें। तो हमारा यही एम था कि हम लोग जो है अपने प्लेटफ़ॉर्म से जैसे हम साइंसेज़ के लोगों को आगे लेके आते हैं, उनकी इन्वेंशंस को दिखाते हैं, तो हम सोशल साइंसेज़ के लोगों को भी लेके आएँ। सोशल साइंसेज़ के लोग जो वर्ल्ड वाइड पीएचडी के लिए जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस हैं उनकी, तो हम जो साइंसेज़ के लोग हैं वो भी उनसे सुने क्योंकि जो सोशल साइंसेज़ के लोग हैं वो भी साइंस के लोगों को सुनते हैं कि लोग क्या काम कर रहे हैं, तो ये हमारा भी तो मैं ये कह लूँगी कि हमें सुनना चाहिए कि जो सोशल साइंसेज़ के लोग हैं, हमारे इर्द-गिर्द हैं, हमारे बहन-भाई होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड सर्कल में इतने लोग होते हैं, तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, हम उनकी साइंसेज़ को भी उनकी रिसर्चेज़ को भी आगे लेके आएँ और उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है, वो भी सुनें, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी हम सुनें। तो आज का जो ये मेरा सेशन है जिसमें मैं बात करूँगी सोशल साइंसेज़ में रिसर्चेज़ होती हैं, किन चीज़ पे कैसी चीज़ों पे रिसर्च होती है और जैसे हम साइंसदानों की इन्वेंशन सुनते हैं कि किसी ने कोई वैक्सीन जो है डिस्कवर कर ली है, किसी ने कोई नई चीज़ इन्वेंट कर ली है, तो सोशल साइंसेज़ के लोग भी ऑब्वियसली पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी पब्लिकेशन आती हैं, तो वो लोग किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। तो आज हम हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में से एक तो पीएचडी कुछ कर रहे हैं, किसी ने कर ली है। तो हम उनसे जानेंगे उन्होंने अपने जो रिसर्च करियर में या किन चीज़ों पे रिसर्च की है, उनकी क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं और वो हमारे सुनने और देखने वालों के साथ अपनी लाइफ़ की क्या अचीवमेंट शेयर करना चाहते हैं। तो मैं अपने सेशन में जितने मेरे गेस्ट हैं उनको मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा दूँगी, बाकी वो अपने बारे में खुद बताएँगे। आज हमारे साथ हुमा है, जो पीएचडी कर रही हैं चाइना से और इनका जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट है। उसके साथ हमारे साथ मिस्टर जहां ज़ेब हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी कर रहे हैं ग्लोबल स्टडीज़ में। और साथ हमारे साथ है डॉक्टर मेहरान खान जो कि जिन्होंने लॉ में पीएचडी की है चाइना से। तो हमारे ये गेस्ट हैं, हाँ, आज हम इनके साथ बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और इनकी रिसर्च कंट्रीब्यूशंस जानेंगे और थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी कि मुझे ये इंटरेस्ट है कि मुझे भी ये जानना है कि वा सोशल साइंसेज़ के लोग किन चीज़ पे कौन-सी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं जो है अपने गेस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मैं वेलकम करूँगी इस शो में हमारे स्कॉलर टॉक्स के फोरम पे और मेरे सेशन में और आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं मिस्टर जहां ज़ेब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवा दें। जी, मिस्टर जहां ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया सना आपने ये जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसके लिए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में 4th ईयर पीएचडी स्कॉलर हूँ
और ग्लोबल स्टडीज मेरा फील्ड है, जिसमें मैं ट्रांसनेशनल फ्लोज पे काम कर रहा हूँ। जैसे हम ग्लोबल का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन किसी भी तरह की उस पे जो रिसर्च वर्क है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में होता है। जैसे कुछ लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन से मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिटिकल इकोनॉमी या मुख्तलिफ सेक्टर्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। और इसी तरह से जो ये फ्लोज हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लोगों के भी हो सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमी के नहीं हो सकते। आइडियाज का फ्लो हो सकता है, कल्चर का फ्लो हो सकता है। तो मेरा जो सवाल है जिस पे अभी फोकस है वो आइडियाज का और कल्चर का फ्लो है। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं, शायद लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना हो कि हमें कैसे, मतलब अगर जिहादी बनाया पाकिस्तान को तो अमेरिका ने बनाया। तो ये एक सवाल है जिस पे मैं सोचता रहा हूँ काफ़ी अरसे तक कि हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं कि किसने किसको क्या बनाया। तो उस सिलसिले में मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे नैरेटिव्स जो अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी मकबूल रहे हैं, ख़ास तौर पे कोल्ड वॉर के दिनों में, खास जैसे हम अफ़गानिस्तान के जिहाद की बात करते हैं 1980s में, या मेरा क्वेश्चन थोड़ा उससे पीछे भी जाता है। तो किस तरह के कहानियाँ थीं जो पाकिस्तान में और अमेरिका में मकबूल रहीं और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती रहीं, और उन्होंने कैसे, ख़ास तौर पे कुछ अमेरिकी कहानियों ने या कुछ अमेरिकी हिस्ट्री ने, तारीख की किताबों ने कैसे पाकिस्तान में इन कहानियों को एक नई शक्ल दी, या अगर हमने उनको कबूल किया या नहीं किया तो वो सब कैसे हुआ। तो इस तरह से ग्लोबल फ्लो ऑफ नैरेटिव्स, ये है मेरा क्वेश्चन जिस पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मिस्टर जानजेब। हम सेशन के मजीद जो हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। मैं अपने बाकी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे स्कॉलर टॉक के प्लेटफॉर्म की जितनी ऑडियंस है। मैं हुमा से कहूँगी, मिस हुमा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी ऑडियंस कि आप क्या पढ़ रही हैं, आप क्या कर रही हैं। सबसे पहले बेसिकली मैं अपनी बात करूँगी, देन मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारा मेडिकल से रिलेटेड था। ग्रेजुएशन तक मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद लेकिन मेरे अंदर शुरू से ही मुझे ना टीचिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था या क्या, मेरे अंदर एक टीचर छुपा हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा कि मुझे अब अगर टीचर बनना है तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आई नीड टू गेट सम स्किल्स टू बी अ गुड टीचर। इसके अंदर एजुकेशन के अंदर आ गई। जब मैं यहाँ पे आ गई तो मेरा जो है इंटरेस्ट एजुकेशन के अंदर ज्यादा डेवलप हो गया एज कम्पेयर टू नेचुरल साइंसेज। हालांकि मुझे शुरू से मेडिकल बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, उसके न्यू रिसर्चेस पढ़ने का शौक था, लेकिन जैसे ही मैं एजुकेशन के अंदर आई तो मुझे इसका स्कोप का पता चला कि हमारे मुल्क के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जितनी कमी है वो उसका जितना भी जिक्र किया जाए, उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च की जाए वो कम है। एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक नाउ डेज। तो किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा वहां पे वो मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे बेसिकली हमारे जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, ये सब कुछ एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। हम यहाँ का जो ड्रॉप आउट रेट और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम खत्म कर सकें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने में अगर हुमा हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अभी हम चलते हैं डॉक्टर मेहरान की तरफ, वो काफी टाइम से वेट कर रही हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी ऑडियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना, आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अरेंज किया है जिसमें हम लोग अपने आने वाले जूनियर से बात कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, जिस चीज़ को हमने मिस किया हमारी दफ़ा नहीं था ऐसा। शुक्रिया इसके लिए। तो रही बात तारुफ की, तो मैंने पीएचडी की है इंटरनेशनल लॉ में फ्रॉम शेनडंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। इससे पहले मैंने मास्टर्स एलएलबी किया और मास्टर्स किया लॉ में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, और मैंने जो फोकस एरिया है वो है चाइना पाकिस्तान एनवायरमेंटल लॉ का कंपैरिजन है। हम कैसे स्टेट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं, हम कैसे लॉ को फॉलो कर सकते हैं एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और इसी तरह से मैंने उसमें एग्जांपल्स दी हैं जो कि रीजनल कोलैबोरेशंस हैं अमेरिका की,
मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन यूनियन की आपस में रीजनल कोलैबोरेशंस हैं, किस तरह से उन्होंने ट्रेड को कंटिन्यू रखते हुए। तो मैं ये बता रहा था कि मेरा जो मेन रिसर्च एरिया है वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है। इसके साथ साथ मैंने लॉ ऑफ द सी पे, मेराइन एनवायरनमेंट पे भी काम किया है और मेरे कुछ पब्लिकेशंस भी हैं उस पे। तो यही मेरा तारुफ है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा अपने तारुफ में, ताकि आप अपने प्रोग्राम के मेन एजेंडा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरान। एक्चुअली हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हम जो जितने भी हमारे जो आप ये कह लें कि साइंसेस को इतना फोकस मिलता है, सोशल साइंसेस को फोकस नहीं मिलता। लेकिन अगर हम एक बात करें कि हमारे एनवायरनमेंट में, मैं अगर फैमिली की बात करती हूँ तो मेरी फैमिली में, मेरे घर में ऐसे लोग होंगे जो सोशल साइंसेस के हैं। हम साइंसेस के लोग सामने आ जाते हैं, हमारी रिसर्चेस की बात होती है, हमने क्या इन्वेंट किया, हम किस पे काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइंसेस के लोग जो है ना उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती। तो इस प्लेटफॉर्म का जो बेसिक मकसद ही यही है कि हम सारी फील्ड्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए और उनको हम जो है ना अपनी जितने भी हमारी यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें कि जो लोग एजुकेशन में किसी भी सेक्टर में हो, वो कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, हम जो है सेशन के जाते हैं मेन पर्पस की तरफ। सो जो हमने रिसर्चेस को डिस्कस करना है, तो हमारे जितनी ऑडियंस है उनको हमारे केस के बारे में पता चल गया, उनकी मेजर्स के बारे में पता चल गया। तो सबसे पहला मैं ये सवाल करूंगी, जैसे भी हम किसी भी से मिलते हैं, किसी से पूछते हैं कि अगर आपको पता चलता है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मोटिवेशन क्या है, मतलब पीएचडी में क्यों आए हैं, पर्पस क्या है। आप जैसे साइंटिस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर साइंटिस्ट बनना है तो मेरे माइंड में कोई रोल मॉडल होगा, मैंने किसी को देखा होगा ये साइंटिस्ट है तो मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। तो मेरे भी जितने गेस्ट हैं, मैं सबसे यही सवाल करूंगी कि आप पीएचडी करने का जो एक आप कह लें मोटिवेशन क्या थी, अगर किसी को मॉडल आपने अज्यूम किया हुआ था कि अपने इस मॉडल को कंसिडर करके अपनी लाइफ का जो एम है वो अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं मिस्टर जांसेब के पास जाऊंगी, उनसे जो है जानूंगी कि उनकी पीएचडी की मोटिवेशन क्या है। जी। में मोटिवेशन भी दो तरह से डेवलप होती है। एक तो ये है कि रोल मॉडल आपका कोई हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि मोटिवेशन आपकी ओवर टाइम चेंज भी होती रहती है। आप क्या पढ़ रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं, किन सवालों के बारे में सोच रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही एक सवाल लेके आते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो मैं काफ़ी अर्सा मैंने पढ़ाया है पाकिस्तान में, एक हाई स्कूल में, प्राइवेट हाई स्कूल में मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री और इंग्लिश। और एक तरह से शायद वो मायूसी जो थी वो एक मोटिवेशन थी, अर्ली मोटिवेशन, कि मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहा था और वो इतना स्टेल सब्जेक्ट है कि उसमें कुछ भी नहीं है, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं। इवन ओ लेवल्स को अगर मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये सिचुएशन है कि अगर मैं बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ कि असल में हिस्ट्री है क्या, तो वो सुनना नहीं चाहते। वो सिर्फ ग्रेड्स के पीछे थे कि हमें आप टेस्ट दें और हमें एग्जाम की तैयारी करवाएं, हमें ये ना बताएं कि हिस्ट्री है क्या। तो एक तरह से वो जो मायूसी थी वो एक मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन कह लें, चैलेंज कह लें, वो था कि मुझे शायद इस माहौल में नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे सीखने का या सिखाने का ही मौका नहीं है तो फिर यहाँ से निकलना चाहिए। तो एक ये रीज़न थी। उसके बाद जैसे मेहरान ने अभी बात की है कि उन्होंने मुख्तलिफ सवालों पे काम किया है, मेरीन लॉ पे भी काम किया है और एनवायरमेंटल लॉ पे भी काम किया है। तो मैंने जब मैंने एमफिल स्टार्ट किया और काफ़ी गैप के बाद स्टार्ट किया, मैंने तकरीबन 10 साल के गैप के बाद दोबारा कॉलेज स्टार्ट किया। तो मेरा भी पहला सवाल एनवायरमेंटल था और मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो पानी पे था कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में मैंने अपना मास्टर्स का या एमफिल का थीसिस लिखा था। पाकिस्तान में हम उसको एमफिल कहते हैं या मास्टर्स कहते हैं। और अमेरिका आने के बाद मुझे एक फुलब्राइट फेलोशिप मिली। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया और यहाँ पे भी मैंने एनवायरमेंटल पॉलिसी में ही मास्टर्स स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ आके भी मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं था या जिस प्रोग्राम में मैं था, वहाँ पे वो जिस तरह का काम कर रहे थे वो मेरे काम से बहुत डिफरेंट था और मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने अपना मास्टर्स का थीसिस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे किया
और पाकिस्तानी हैं हम सब, हम जानते हैं, जैसे मुस्तनसा हुसैन तारड़ साहब हैं जो पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका। तो एक तरह से एनवायरनमेंट और टूरिज्म के ऊपर मैं लिखना चाह रहा था अपना अमेरिका का मास्टर्स थीसिस। लेकिन मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इस ऑथर का कुछ और भी तो काम होगा, अगर आप इसी पे काम करना चाहते हैं तो टूरिज्म के अलावा और क्या काम है इनका। तो फिर मैंने कॉन्फ्लिक्ट पे, उनका एक नॉवल है कलाए जंगी जो उन्होंने 2001 में जो अमेरिका का इन्वेजन था अफगानिस्तान का, उसके ऊपर लिखा है। तो मैंने अपना सेकंड जो यहाँ पे मास्टर्स किया उसका थीसिस मैंने उस नॉवल पे किया। तो उससे भी मुझे ये एक नया रास्ता नजर आया कि मुझे नैरेटिव्स और उनके असर पे देखना चाहिए कि किस सोसाइटी में किस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं और वो किस तरह की इमेजिनरी क्रिएट करते हैं। और इवन पाकिस्तानी जो हैं उसमें एक, अगर किसी ने वो कहानी पढ़ी है तो शायद अंदाजा होगा कि उसमें पाकिस्तानी कुछ जिहादी हैं जो अफगानिस्तान में जाके लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट मोटिवेशंस हैं। वो वाली मोटिवेशंस नहीं हैं जो एक सिक्योरिटी स्टडीज के फ्रेमवर्क में बताई जाती हैं कि ये लोग इसलिए जाके लड़ते हैं। उनकी हर एक की अलग रीजन है, और हम जानते हैं, हम पाकिस्तानी हैं तो हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं, हम जानते हैं कि उनकी अलग अलग वजूहात होती हैं। लेकिन एक जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें उन वजूहात को नहीं समझा जाता। उसमें यही कहा जाता है कि ये लोग मजहब की वजह से जाके लड़ते हैं, या ये वैसे ही दहशतगर्द हैं, इनकी फितरत में ये चीज़ है। तो इन सवालों ने मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा किया कि मुझे ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं है जैसे समझा जाता है। तो मेरे ख्याल में मेरी मोटिवेशन जो है वो ओवर टाइम डेवलप हुई। जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर जान सेब। मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग मतलब सिर्फ इस चीज़ से पीछे नहीं हट जाते कि आपको लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपने फील्ड ही छोड़ देनी है। आपने मतलब मैं इस चीज़ से बड़ी इंस्पायर हुई हूँ कि लोग इतनी जो है आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर लोग आपको आपकी फील्ड को इतना वो कह लें कि जो हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि कोई आप क्या करना चाहते हैं, लोग उसको अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि अगर नहीं एक्सेप्ट करें तो जरूरी नहीं है कि अगर जैसे साइंस नहीं पढ़नी है तो सोशल साइंसेज का तो कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, तो आप लोगों की बातों में नहीं आए, आप पॉजिटिव खड़े रहें कि आपने ये काम करना है। यहाँ इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो जहाँ इम्पोर्टेंस मिल रही है आप वहां जाके अपने आप को, जो कहते हैं ना, अपना लोहा वहां जाके मनवा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर मेहरान की तरफ आऊंगी, उनसे भी मैं ये पूछूंगी कि आपका, वैसे तो हम लोग सुनते हैं कि लोग लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पीएचडी का बहुत कम हमने सुना है। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने पीएचडी जो है सिलेक्ट की, आपको लॉ में पीएचडी करनी? थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक ये रिसर्च इंटरेस्ट की या फिर पीएचडी से इंस्पायरेशन कैसे हुई, कैसे स्टार्ट की, तो उसमें मेरी स्टोरी एक बिल्कुल आम पाकिस्तानी, एक आम यंगस्टर जैसी है कि जब मुझे पता चला कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ पीएचडी में, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकता हूँ या पाकिस्तान में भी, तो तब काफ़ी देर हो चुकी थी कि मैं अपने आप को समझता कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, या मैं सोशल साइंसेज में मुझे फिट ज़्यादा हूँ या मैं साइंसेज में हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला इन चीज़ों का तो मैं ऑलरेडी सोशल साइंसेज में आ चुका था। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब अवेलेबल सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी की। मैंने देखा हमारे लोअर कोर्स का जो एनवायरनमेंट था, मैंने फील किया कि आई एम मिसफिट है। फिर मैंने थोड़ा दोस्तों से मशवरा किया और इसको खुद से रिसर्च किया, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं रिसर्च के लिए जा सकता हूँ बाहर। और ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लॉ में बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं। लॉ को हम बेसिकली हमने कॉमन लॉ को फॉलो किया हुआ, ब्रिटेन लॉ को। उनके जो जब वो पाकिस्तान में आए थे तो उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया वही 80s के 90s के हमारे पास लॉज चल रहे हैं अभी भी। तो मैंने फिर इस चीज़ को सोचा कि मैं रिसर्च के लिए जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया डिफरेंट एरियाज़ में। मैंने पहले खुद को अपने प्लान तैयार किया कि मैंने रिसर्च क्या करनी है, अपने आप को समझा मैंने। फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे एक अच्छी मोटिवेशन मिल गई चाइना में शिनोंग यूनिवर्सिटी से। तो उसमें जो मेरे प्रोफेसर हैं उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, यूरोपियन हैं वो। तो मुझे उनसे इंस्पायरेशन हुई और उनको मैंने बात की उनसे। उन्होंने देखा कि मेरा रिसर्च प्लान ठीक है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया, अप्लाई किया और एडमिशन हो गया। देन आई वेंट बैक। जी, बहुत अच्छा हो गया। मतलब आपने कंसिडर किया कि जो है ना, आप यहाँ फिट नहीं होती, अपने आप को अपने में फिट फील किया, तो फिर आपने जो है ना खुद से एक स्टेप लिया कि आपको पीएचडी की साइड पे, रिसर्च की साइड पे जाना है।
हुमा हमें ऑलरेडी हम अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हैं कि उन्होंने ये चीज़ फ़ील की कि जो एजुकेशन जो है हमारे उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उन्होंने अपनी साइंसेज़ की फ़ील्ड को जो है वो सोशल साइंसेज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो हुमा मतलब आपकी मोटिवेशन तो हमें पता चल गई है कि आपने जो है ना अपनी फील्ड को चेंज किया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे करूँगी कि आपने पीएचडी को ही क्यों कंसिडर किया? मतलब अगर आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाह रही थी, तो जैसे हम लोग सुनते हैं किसी ने डबल एमए कर लिया, ट्रिपल एमए कर लिया, उसके बाद एमफिल है। तो पीएचडी ही क्यों? पीएचडी की क्या मोटिवेशन? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पीएचडी की मोटिवेशन मेरे मज़ीद आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज़ हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी कंट्रीज़ एजुकेशन सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं चाहती थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ इस तरीके से रिसर्च करूँ कि हमारे तो कंपैरेटिवली अगर मैं स्टडी करती हूँ मुझे पता लगेगा कि क्या फॉल्ट्स हैं, क्या लूप्स हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले तो डेफिनेटली मेरे लिए जो मेरे रोल मॉडल है अच्छी पर्सनैलिटी है जिसका मैं नाम अभी लूँगी और नेशनल हीरो अल्लामा इकबाल शायद तो वो बहुत ही अच्छे थे लेकिन वो बहुत अच्छे एजुकेशन भी थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड्स हम लोगों को बताए हैं जिनको हमें अगर हम अभी तक फॉलो करते हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो एजुकेशन चल रहा है बारे में अगर हम बात की जाए मटीरियलिज्म पर फोकस किया जाए। अगर मैं अल्लामा इकबाल की थ्योरी के ऊपर देखा था कि जो एजुकेशन होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल बच्चों मटीरियलिस्टिक नीड्स को भी पूरा करती हो और उनकी नीड्स करती हो and teachers are the ones who can able to analyze those talents and those words in a student. But unfortunately, our teachers in our country they are not able to channelize those powers in the student. ये क्या होता है हमारे मुल्क में क्या चल रहा है टीचर ने वही पढ़ाना है बच्चे लगवा देने हैं और रिजल्ट आने हैं टैलेंट होते हैं वो मार्क्स पे डिपेंड बहुत ज़्यादा अब हमारी स्ट्रेटजी है कुछ दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि इतने दे रहा है लेकिन उसके बावजूद कोई अच्छा बन रहा अच्छा एजुकेशन नहीं बन रहा वजह यही है कि हमारे टीचर्स ऐसे नहीं है कि जो बच्चों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर इसी उसमें रिसर्च करना चाह रही हूँ। सेकेंडली हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड कॉल अल्लामा इकबाल उसने ये कहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे बच्चों को हमारे जो मोरल वैल्यूज है हमारी मोरल कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज जो है क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो न्यू रिसर्च जा रहे हैं बट क्या हो रहा है कि वो अपनी जो सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू जा रहे हैं तो बकौल उनके तालीम जो कल्चरल वैल्यूज इस्लामिक वैल्यूज तो हमारे में भी उसकी नहीं उनकी पोइट्री वो यही अगर हमारे नौजवान उनकी पोइट्री को पढ़ समझ के पढ़ना तो हमें डर है कि दो तीन मुसलमान जो तो इसी वजह से मैंने उनको ही अपना रोल मॉडल कर रिसर्च है इसी उससे लिंक करती हूँ और इंशाल्लाह मैं मजीद इस पे रही हूँ कि क्या वजह है क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो है एक स्टूडेंट्स पैदा एंड क्या वजह है कि हमारी जो है वैल्यूज बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर जाता है लेकिन वो अच्छा बात और नहीं बन रहा नहीं बन रहा क्या वजह है
moral values नहीं होते। Education कब तक हम करते रहेंगे? Why we cannot change it? So this is my motivation and this is my motive. बहुत शुक्रिया हुमा। एक्चुअली आपकी थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम है, कटिंग है, लेकिन जितनी बात मुझे समझ आई वो यही है कि आपने जो फ्लॉज देखे हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में कि बच्चों को सिर्फ जो है पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल वो इस पे परफॉर्म नहीं करते कि जिसकी वजह से वो उनकी जो है मॉरल लर्निंग्स हो। तो ये बहुत अच्छी एक मोटिवेशन है कि हम लोग बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एजुकेशन इसलिए लेते हैं कि उनको डिग्रीज चाहिए, वो उन डिग्रीज को यूज करके जॉब ले सकती हैं या अपना नाम बना सकती हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि एजुकेशन लेने का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन से आपकी अपनी लाइफ में पर्सनल चेंज आए और दूसरा आपकी वजह से आप दूसरे लोगों की लाइफ में क्या चेंज लेके आ सकते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत है आजकल हमारी जो मैं इस चीज को कंसिडर करूंगी और हमारा मैसेज भी स्कॉलर्स टॉक के थ्रू लोगों को यही जाता है, हमारी जनरेशन यूथ को यही जाता है कि आपने पढ़ लिया, डिग्रीज आपने ले ली, वो आपको फायदा देंगी, ठीक है। एक चीज आप कंसिडर करें कि आपको वो एक इन्वायरमेंट में कि आपके पास डिग्री है, आपको जॉब मिल रही है, तो ये आपको एक पॉजिटिव वो फायदा दे रही है, लेकिन उससे आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी के लोग हैं, आपकी कंट्री के लोग हैं, आपकी कंट्री को इससे क्या फायदा मिल रहा है। तो हमें कम, आप छोटे लेवल पे सोच लें, आप किसी की हेल्प कर दें, आप अपना पार्ट एटलीस्ट प्ले करें। पता चले कि आपने एजुकेशन ली है, जैसे हम वो बचपन में पढ़ते हैं कि दिए से दिया जलाना है, जो हमारा मोटिव है स्कॉलर्स टॉक का कि हमने दिए से दिया जलाना है। आपने जो सीखा आप कुछ किसी को सिखा सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, एक अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकते हैं कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ किया, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ किया, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब हमारा जो मैं जो जितने लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनसे कहूंगी, अगर आपको पता चल गया हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है और वो किन चीज में और कहाँ से वो पीएचडी जिन्होंने की है या कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप जरूर कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। हम उनसे जितने भी हमारे गेस्ट हैं हम उनसे जो है आपके सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं सेशन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो अब हमें मोटिवेशन पता चल गई पीएचडी की, लेकिन एक बेसिक जो सवाल मेरे भी माइंड में आता है कि ऑब्वियसली हमारे जो घरों के माहौल होते हैं वो सेम ही होते हैं ना। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैरियर काउंसलिंग में अगर आपको घर में या तो कोई मॉडल मिला हुआ है, घर में अगर कोई बहन भाई या आपके पेरेंट्स में फैमिली में कोई डॉक्टर बन रहा है, तो आपके ऊपर भी यही प्रेशर होता है कि जी फलाने का बच्चा डॉक्टर बन रहा है या फलाना डॉक्टर है तो तुमने भी डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, या मोस्टली साइंसेस की तरफ ही जाता है। बहुत कम, शायद मैंने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी हुई, ना मैंने कभी सुना है कि कोई हाँ चले बिजनेसमैन को कंसिडर कर लेती है जी फलाना अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत पैसा बड़ा स्कोप है, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि वो कोई लॉयर बन रहा है तो अपने बच्चे को एग्जांपल देंगे तुमने भी जो है लॉयर बनना है। कोई जो है पॉलिटिकल साइंस में जा रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो कोई मोटिवेशन नहीं होती हमें, सिर्फ यही एक वो मैं कहती हूँ ऊपर से एक तो हम वो आजाद पैदा होते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिलीज में आके ना ये कैरियर को लेके बाउंड हो जाते हैं कि जो हमारे घर वालों ने कहा है, जिनको उन्होंने देखा है, सिर्फ हमने उसी को कंसिडर करना है। तो मैं जो है मेरा जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि जितने भी मेरे गेस्ट हैं आप लोगों का इसके बारे में क्या सोच है, क्योंकि आप लोग तो सोशल साइंस के हैं, अगर मैं साइंसेस की बंदी हूँ तो मैं इस चीज को कंसिडर कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोग तो इस चीज से गुजर के आए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम क्यों इतनी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और जब हम बात करते हैं कि साइंसेस में तो जाना चाहिए, साइंसेस के लोग जो है कोई साइंटिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहा है तो वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या सोशल साइंसेस के लोग काम नहीं करते हैं, उनकी कोई मतलब वो कोई चीज इजाद नहीं करते, वो कोई रिसर्च में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो उनमें जो आप मेरे जो गेस्ट हैं जो सोशल साइंसेस की फील्ड से हैं वो क्या राय रखते हैं। तो मैं सबसे पहले मिस्टर जहांसेब के पास चाहूंगी, आप जो है इसके बारे में आपकी क्या राय। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जो तस्वुर है ये पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो जिनको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वहाँ पे ये तस्वुर है कि सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की इतनी अहमियत नहीं है। ये तरक्की याफ्ता दुनिया में नहीं है, बल्कि अगर वो दुनिया तरक्की याफ्ता है तो उसकी एक वजह यह है कि वहाँ पे सोशल साइंस की और ह्यूमैनिटीज़ की अहमियत है, और वो लोग अगर दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसी नॉलेज की बुनियाद पे कर रहे हैं कि
वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं। वो उसमें 100 तरह के डिफरेंट शोबे हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस है, उसमें सोशियोलॉजी है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें और काफ़ी तरह के आगे सब डिसिप्लिन्स हैं। तो इतना हम लोग अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना बाहर के स्कॉलर्स हमारे बारे में जानते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे लगाते हैं। और अगर आप आज बात करते हैं कि अगर ये यूरोपियन या वेस्टर्न यूरोपियन या अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं जो दुनिया के लिए फैसले कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जो डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनका लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हैं? आज कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत करके डॉक्टर बन के और उसके बाद एक तरह से फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, और उनको वसाइल देने वाले कौन हैं? उनको वसाइल देने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं। तो वो पॉलिसी मेकर्स तो शायद मेडिकल पढ़ के नहीं बन गए, वो सोशल साइंस पढ़ के और इसी तरह से जो वो वाले फील्ड्स हैं जिनको पाकिस्तान में अहमियत नहीं दी जाती, उनको पढ़ के वो उस लेवल पे चले जाते हैं कि वो बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से इंजीनियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनसे काम करवा रहे होते हैं। तो इसलिए ये समझना कि सिर्फ साइंसेस की ही अहमियत है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आउटडेटेड है। दुनिया जो है उसको सोशल साइंटिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर हमें इसको अहमियत देनी पड़ेगी। सना, आप म्यूट हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जी, मैं अब यही कहने वाली थी कि आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात की है कि सारी जो फील्ड्स है ना वो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। अगर आप किसी एक को भी स्किप करती हैं तो दूसरी का जो है ना ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो उनको लाइमलाइट मिलती है और जो लोग पीछे हैं बैकग्राउंड में हैं उनको जो है कंसिडर नहीं किया जाता। डॉक्टर मेहरान, मेरा आपसे भी यही सवाल होगा। हम एक ही माहौल में पले हुए लोग हैं, हमारी सोसाइटी में यही कंसिडर होता है सोशल साइंसेस को जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, थैंक यू सना। आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ज़रूरी है। शायद इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और मेरे फाजिल दोस्त जहांजेब साहब ने भी इसको बड़ा अच्छे से कवर अप किया है कि हम लोग अगर यहाँ थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो लेस डेवलप्ड क्यों हैं, उसकी वजह बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी है कि उन्होंने सोशल साइंसेस को नहीं स्टडी किया, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ नहीं की। जैसे अरिस्टोटल है, उसने जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ग्रीस का, तो उसने कंपैरेटिव स्टडी की थी। उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके फिर एक बेस्ट लीगल प्लांटेशन की थी, उसने एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे। हम लोगों ने वही बात के एक ट्रेंड चल गया, एक ट्रेंड को फॉलो कर लिया। हम लोग ट्रेंड सेटर्स नहीं है अभी इतने, हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। हमने उस ट्रेंड को फॉलो किया कि बच्चों को डॉक्टर्स बनाना है या इंजीनियर्स बनाना है। हालांकि यहाँ बैलेंस होना चाहिए, साइंसेस में भी और सोशल साइंसेस में भी। अब सोशल साइंसेस, यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हमें पता ही नहीं है कि सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ही क्लेम्स टू बी ए सोशल साइंटिस्ट बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड विद पॉलिटिकल साइंसेस। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन्होंने पॉलिसी बनानी होती। कैसे ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे जहांजेब भाई ने बताया। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो अगर हम लॉ को डेवलप करते हैं, लॉ भी एक सोशल साइंसेस की फील्ड है, तो हम जैसे नैब के लॉज हैं, अब ये लॉ को जिस तरह से हम बना सकते हैं उसी तरह से हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव लॉज बनाएंगे, पॉजिटिव रिसर्च करके चलाएंगे, तो हम पॉजिटिवली उसको चला सकते हैं। यानी ये डिपेंड करता है, उससे देखें आप इफेक्ट्स कितने होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में। इसी तरह जो डेवलप स्कोप की बात करें आप, तो मेरा ख्याल है कि सोशल साइंसेस का स्कोप जो है वो आज के दौर में साइंसेस से बहुत ज़्यादा है। साइंसेस में हमने जो ऑलरेडी सेट फार्मूलाज हैं या सेट थ्योरीज हैं उनको फॉलो करना है, 2+2=4। लेकिन सोशल साइंसेस में हमें यह है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आज़ादी है, हम अपनी थ्योरी लेके आ सकते हैं, हम बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक जो है,
ये देखें तो ये क्या है, ये कोई साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोशल साइंस का प्रोजेक्ट है। और चाइना ने ऑलमोस्ट 110 PhDs करवाई हैं और उनके रिजल्ट्स देखे हैं, उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद चाइना ने CPAC को लॉन्च किया है। यानी जिन कंट्रीज ने तरक्की की है उन्होंने अपनी रिसर्च बेस्ड प्रोग्रेस की है, और उनकी रिसर्च जो है साइंसेस के साथ साथ सोशल साइंसेस में भी है, और अगर वो ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। उन्होंने जदीद दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो है ये हमारा एक वो ना सानिया बन गया। डॉक्टर मेहरान, हाँ, आई थिंक ही इज कनेक्टिंग अगेन। जी डॉक्टर मेहरान कंटिन्यू करें। आपकी बात कंप्लीट हुई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर मेहरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। मैं हुमा आपकी तरफ आऊंगी। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है। आपने तो फील्ड ही चेंज कर ली, तो वो पहले ही इतना नेगेटिव जाता है, और फिर फील्ड चेंज कर लेना तो ज्यादा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा होगा। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, सबसे पहले जो आपने ये बोला कहते हैं ये कि ऐसा क्यों माइंडसेट बना हुआ है कि नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और ऐसा क्या वजह है? तो सबसे पहले एक जो इसकी मेन वजह है करियर एंड प्रोफेशन, जो कि बन चुका है जस्ट फॉर द कॉज ऑफ अर्निंग। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखा जाता है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें इनको जॉब्स हमेशा मिलनी ही मिलनी है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर नहीं भी मिलती हैं तो प्राइवेट लेवल पे खुद भी कर सकते हैं, और इस शोबे में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अर्निंग है। तो जहाँ पे जिस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा अर्निंग होती है उसको ये वजह है कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। तो मेरा ख्याल है ये माइंडसेट बहुत ज्यादा गलत है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको कंपैरेटिवली देखती हूँ नेचुरल साइंसेस का कंपैरिजन सोशल साइंसेस से, सोशल साइंसेस मुझे कहीं कहीं डिफिकल्ट मुझे फील हुई, क्योंकि मैंने नेचुरल साइंसेस भी पढ़ी हुई है, सोशल साइंसेस भी पढ़ी हुई है। मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, जबकि नेचुरल साइंसेस के अंदर वो मेरी इंटरेस्टिंग फील्ड थी, मुझे उसके अंदर सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इसके अंदर आई मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन था कि मुझे इसके अंदर करना ही करना है, मैं क्विट नहीं कर सकती, तो मुझे तकलीफ करने के लिए स्ट्रगल करनी भी पड़े तो ये वजह थी कि मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात मुझे पेश आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो सब कुछ ईजी लगता गया, और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आती गई मुझे वहाँ के प्रॉब्लम्स सही तरीके से पता लगते रहे। टीचर मुझे पता लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जब मैं मैनेजमेंट साइड पे आई तब मेरा फोकस मैनेजमेंट साइड के ऊपर आ गया। टीचर्स को किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, टीचर्स के अंदर क्या कमी होनी, क्या कमी है, उसको किस तरीके से हम पॉलिश कर सकते हैं, और ये सारी चीजें क्या हमारी पॉलिसीज के अंदर कौन कौन सी रूल्स हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए। हमारी पॉलिसी का दूसरी पॉलिसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्या वजह है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस है, और वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन थी। और अगर जहाँ तक बात की जाए, अगर हम स्कोप की बात करें कि लोग ये आई थिंक हुमा के साथ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अभी एक जेन्युइन रीजन है, हमें इसको साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपनी बड़ी अच्छी बात कह रही थी वो हुमा, मैं बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी, लेकिन
हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया। मैं डॉक्टर मेहरान से वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको कहूँगी अगर आप अपनी बात को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं आप से कहूँगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। डॉक्टर मेहरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक ये दोनों आई थिंक डॉक्टर मेहरान मुझे नहीं सुन पा रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है, ये दोनों पाकिस्तान से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं मिस्टर जान साहिब आपकी तरफ आऊँगी। आपने बड़ी अच्छी बात की स्टार्ट में कि जो है ना, ये सिर्फ ट्रेंड पाकिस्तान में है कि सोशल साइंसेज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो फिर एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे करियर काउंसलिंग की जो स्टेज आती है मोस्टली, आपने मैट्रिक में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे तो ये बात आ गई कि साइंसेस को बहुत जो है ना लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, साइंसेस में जाना है, जो बच्चा नालायक होगा वो आर्ट्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक चीज हमें ये भी दिखने में नजर आती है कि कई बच्चे हैं जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। वो साइंसेस पढ़ के आए होते हैं, इंटरमीडिएट में उन्होंने साइंसेस पढ़ी हुई है, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक में जो है साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जी डॉक्टर्स, आपने मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया, इंजीनियरिंग में किया, इवन जो केमिस्ट्री बायो साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट में, तो फिर जहाँ कहीं आपका मेरिट नहीं बनता ना, तो फिर आप आ जाते हो सोशल साइंस की फील्ड में, फिर वहां पे आप स्कोप देखने लग जाते हो कि किस में अगर आप कर लो। वो कहते हैं ना कि पहले आप हाथ पकड़ना चाह रहे होते हो, तो जब हाथ नहीं पकड़ में आता तो कहते हैं उंगली ही पकड़ लेते हैं ना, चलो कुछ ना कुछ तो इसको धक्का मार के आगे चलाना ही है ना। तो क्या आपने तो माशाल्लाह फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज में एजुकेशन ली है, तो क्या फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऐसे ट्रेंड नजर आता है कि वहां पे भी जब कैरियर काउंसलिंग की बात आती है, तो बच्चे जो हैं वो अपनी चॉइस से ज्यादा प्रेशर को फोकस करते हैं कि फैमिली प्रेशर है, घर वाले कह रहे हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या साइंस बनना है, साइंस में जाना है, या फिर वो जो है अपनी जिसे हम कहते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में जो है आप आजाद हैं वो लेके कि आपकी चॉइसेस हैं, आप अपनी मर्जी से कंसिडर करते हो। वाकई आपने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं फॉरेन कंट्रीज में? जी बिल्कुल। हमारी तो एक तरह से बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आप मैट्रिक की आवाज शायद बंद हो रही है। सना, अगर आप माइक अपना बंद कर दीजिए। अच्छा, तो एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में तो मैट्रिक में तो शायद आप आर्ट्स अब ले ही नहीं सकते। बहुत से मतलब मैंने भी कुछ स्कूलों में पढ़ाया है और खुद भी पढ़ा हूँ, खुद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इवन सरकारी स्कूल में भी मैट्रिक में आर्ट्स थी ही नहीं। तो वहाँ पे आपके पास चॉइस रह ही नहीं जाती। उसके बाद तो फिर एक तरह से स्टैंडर्ड ही सेट हो जाता है कि आपने साइंस पढ़नी है, उसी में नंबर लेने हैं। हाँ, अगर उसमें नंबर नहीं आए तो फिर आप एफए में जाके तो आर्ट्स में चले जाएं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अब मुझे पीएचडी का चौथा साल है, तो हमारी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च वन यूनिवर्सिटी है, एक अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, लाइक जो अमेरिका की टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें मेरी यूनिवर्सिटी है। तो हम समर में यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम हाई स्कूल के बच्चों को रिसर्च करवाते हैं। तो हर साल 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनको मैं रिसर्च करवा रहा होता हूँ, और वो अमेरिका के ही मुख्तलिफ स्कूल से आते हैं। इस दफ़ा बल्कि एक बच्चा, क्योंकि इस दफ़ा ऑनलाइन था सब कुछ, तो एक बच्चा सोल इंटरनेशनल स्कूल से, आपके ही कोरिया से, तो वो मेरे साथ रिसर्च कर रहा था। और बिल्कुल भी ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ साइंसेस में जाना है, ऐसा है ही नहीं। बल्कि वो लोग इतना अच्छा, एक तरह से इतने वो ट्रेंड होके आते हैं। ये बच्चा जो सोल इंटरनेशनल स्कूल से था, और उसको जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं रिसर्च करवा रहा था, वो यहाँ का वाइट नेशनलिज्म, जो अमेरिका का वाइट नेशनलिज्म है, एक तरह से सफ़ेद फार्म दहशतगर्दी आप कह लें, उस पे वो था। और वो बच्चा कोरिया में बैठ के रिसर्च कर रहा था, और उसने इतना अच्छा काम किया। और उसने, क्योंकि ऑनलाइन होने का हम कहते हैं कि डिसएडवांटेज है, लेकिन उसने उसका फ़ायदा उठाया कि बजाय इसके कि वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इंटरव्यूज़ करता, उसने 3-4 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को रीच आउट किया, उनकी किताबें पढ़ी और उनको अपने सवाल भेजे। तो वो इतना शार्प था बच्चा। अभी वो 12th ग्रेड में गया, क्योंकि यहाँ पे स्कूल 12th ग्रेड तक होता है। तो अभी वो कॉलेज में नहीं गया, और जब उसने अपने सवाल भेजे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को, तो उन्होंने बड़ी खुशी से उसको इंटरव्यू दिए, और उसने इतने अच्छे इंटरव्यू किए कि आपकी सोच है।
तो यहाँ का और वहाँ का बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टिग्मा नहीं है कि आपने सोशल साइंस नहीं करनी। यहाँ पे तो ये है कि आप जिस फ़ील्ड में अच्छे हैं और जो आप करना चाहते हैं वही करें, और इसी तरह से नए सवाल निकलते हैं और इसी तरह से नए फ़ील्ड्स डेवलप होते हैं। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों में वो जो जैसे हम कहते हैं ना कि उनमें क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी सामने आती है, पता चलता है कि बच्चा कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर के जो स्किल्स हैं वो बाहर आएंगे, वो अच्छी चीजें कर सकते हैं। जबकि सना, अब मैं एक आपको बच्चे सुन नहीं को पा रहा। मैं म्यूट नहीं हूँ। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर जहांजेब साहब की आवाज़ मुझे क्लियर आ रही थी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। मिस्टर जानदेव, आप मुझे जहांजेब, सुन आपको आ सकते रही है हैं? आवाज़? आप बता सकते हैं? जी, मुझे आप दोनों की आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी आ रही है, सना की नहीं आ रही। इट्स मीन प्रॉब्लम किस साइड पे है मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन आई थिंक जो हम लाइव स्ट्रीम पे जा रहे हैं मेरी आवाज जो है जा रही होगी। तो मैं यही इस चीज को हाईलाइट कर रही थी कि ये बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स है ना, वो अगर वो अपनी इंटरेस्ट से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो बाहर आएंगे, बच्चे ग्रूम होंगे। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उनके ऊपर ये चीज वो कहते हैं ना इम्पोज कर देंगे कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो वो किताबी कीड़े तो जरूर बन जाएंगे, डिग्रीज भी ले लेंगे, लेकिन उनके अंदर का जो पोटेंशियल है ना वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें हम लोग कंपैरिजन में जाते हैं ना कि हमें फॉरेन कंट्रीज को देखना है वो लोग क्यों प्रोग्रेस करे, तो हमें हमारे एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली हमारी फैमिलीज में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही लाइफ का एक एम नहीं होता। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर फील्ड का स्कोप है। आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज को ये मत कंसिडर करें कि जी सोशल साइंस में अगर आपका बच्चा चला गया ना, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो उसकी लाइफ नहीं है। तो ऐसी चीज नहीं है, हमारे बच्चों को हमें देखना चाहिए। पेरेंट्स की स्पेशली मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के माइंडसेट को पढ़ें, बच्चे की किस चीज में इंटरेस्ट है तो उसको चॉइस दे, वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करे, उन पे इम्पोज नहीं करे कि आपने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। तो ये इसीलिए हम लोग सोशल साइंसेस के लोगों को लेके आए जो माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है फॉरेन कंट्रीज में बैठ के, जो है ना अपने आप को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो ये उन पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगी एग्जाम्पल है, उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल है जो ये समझते हैं कि सोशल साइंसेस में चलेंगे तो हमारी जो है ना हमारे तो कोई स्कोप नहीं रह जाएगा या हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो जो आपको नहीं पूछ रहे आप उनको कंसिडर नहीं करें, आप अपने आप के अपने स्किल्स जो है वो बाहर लेके आए। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट है, आप उसको फोकस करें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है गेस्ट के साथ। तो मैं देखूं डॉक्टर मेरान, आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? यस, पॉजिटिव। हाँ जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि हमने बात कर ली कि जो सोशल साइंसेस का स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, हमारी फैमिलीज में कंसिडर किया जाता है, एग्जांपल्स नहीं है। तो आपने जैसे माशाल्लाह चाइना से पीएचडी की है, तो क्या आपने वहां पे देखा है कि वहां पे भी बच्चे इंटरमीडिएट मैट्रिक में नंबर कम नहीं है, साइंसेस में नहीं जा रहे हैं, तो अब आपने अल्टरनेटिव देखना है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में चले जाए, क्या आपने वहां पे भी ऐसे ही ट्रेंड देखा है? सबसे पहले तो ये कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ सोशल साइंसेस का स्कोप नहीं है। ये बात अब पुरानी हो गई। अब पाकिस्तान में भी सोशल साइंसेस का बहुत स्कोप है। आप देखें, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। आप थोड़े बड़े शहरों में अगर देखें, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो सोशल साइंसेस के रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकायदा डेवलप हो गए हैं। और ये बातें अभी पिछले कुछ सालों की हैं। इसके अलावा आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थोड़ी अभी वीक हैं इस सोशल साइंसेस में, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लम्स है, LSE है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये UMT है लाहौर में, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ सोशल साइंसेस पे फोकस किए हुए हैं। तो यानी ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में भी अब सोशल साइंसेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो बात रही चाइना में, कि वहाँ पर तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे जहांजेब भाई ने बताई अमेरिका की बात, इसी तरह चाइना में भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सोशल साइंसेस ज़्यादा अच्छी है या साइंसेस, नेचुरल साइंसेस ज़्यादा अच्छी हैं।
वो सिर्फ फॉलो करते हैं कि उनके अपनी विजन क्या है, उनका अपनी इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ अपने आप को बेस्ट सूट फील करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर सोशल साइंसेस को वो लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया, लिबर्टी है बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप क्रिएटिविटी अपनी लेके आ सकते हैं, अपनी थ्योरी लेके आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी अच्छी रिसर्च करके अपनी इंडिविजुअल एक आप प्रोग्राम दे सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हमारे यहाँ है, इसको हमें दूर करनी होगी अगर हमें तरक्की करनी है, तो वहाँ ऐसी बात नहीं है जी। जी, सही हो गया। तो यही चीज़ें इसीलिए मैं स्कॉलर टॉक्स का यही जो एम था कि हम सोशल साइंसेस के लोगों को आगे लेके आए, वो अवेयरनेस दें, गाइडेंस दें, जितने भी लोग हैं। मोस्टली हम जैसे मैंने ये चीज़ फील की है कि हमारे जो हैं सोशल साइंसेस के जो लोग हैं ना, वो आगे खुद भी नहीं आना चाहते। वो इतना शायद शाय फील करते हैं, या वो फिर उसको कह लें कि वो खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं कि हमें तो कोई बात करने के लिए कंसिडर नहीं करेगा, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा हुआ, इंजीनियर नहीं लगा हुआ। हालांकि आजकल पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर्स इतने ज्यादा बन गए हुए हैं कि अब हर जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है ना इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा के बहुत प्राउड फील करता है। हालांकि अगर देखा जाए जॉब सेक्टर में या स्कॉलरशिप अगर आपने अचीव करना है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक नाम के साथ इंजीनियर लगा ली है, तो आप जो हो ना अपने आप को समझते हो कि पता नहीं आपने कोई बहुत चीज जो है अचीव कर ली है। लेकिन जो अचीवमेंट्स आपकी होती हैं विद टाइम, आप जो है ना चीजों को अचीव कर पाते हो। ऐसे आप फौरन से नहीं है कि अगर आपने डिग्री ले ली है, मैं जैसे कहूँ कि मैंने केमिस्ट्री में बीएस कर ली, एमएससी कर ली, तो मैं केमिस्ट बन गई हूँ। तो वो सिर्फ हमारा अपना, वो कहते हैं ना, खुद को हम धोखा दे सकती हैं। रियलिटी में ये चीज जो है वो नहीं है। जब तक आप कुछ करते नहीं है, कुछ बनते नहीं है, कुछ अचीव नहीं करते, तब कुछ भी नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग इस कंपैरिजन को सामने लेके आए। ये बहुत जो मैं कहती हूँ हमारे जो सेशन को उर्दू लैंग्वेज में करने का रीजन भी यही है कि जो मोस्टली हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को पता चले। हम लोग अपनी बातें करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे रहते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं मिलती। मुझे यहाँ पे ना हमेशा वो एक एग्जांपल याद आती है कि जब मुझे फॉरेन कंट्री में आना था, तो मेरे घर वालों के पास कोई एग्जांपल नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी कि लड़कियां भी बाहर पढ़ने जाती हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उनको कन्विंस करना पड़ा, टीचर्स से बात करवाई, एग्जाम्पल्स दिखाई। तो ये जो है ना पेरेंट्स एग्जाम्पल्स को देख के वो कंसिडर करते हैं कि नहीं, ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल साइंसेज के लोग हम आगे लेके आए, हम उन्हें दिखाएं कि फॉरेन कंट्रीज में वो पीएचडी भी कर रही हैं, वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं और एक कामयाब इंसान है। तो वो अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं दिखाएं, वो दूसरे लोग भी दिखाएं जो कामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि जो जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक किसी ने एमए कर लिया, बीए कर लिया, अब उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरे पास तो एजुकेशन की डिग्री है, स्कॉलरशिप मुझे तो नहीं मिलेगा। साइंसेस को स्कॉलरशिप मिलते हैं, साइंसेस के जो है बाहर के कंट्रीज में स्पेशली जा सकते हैं। मोस्टली देखने में आए तो बिजनेस के जो लोग हैं, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है, वो भी एमबीए कर लिया, बस उसके बाद है आपने सेल्समैन की जॉब कर ली, ये कर लिया, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। तो मैं इस चीज पे बात करना चाहूंगी कि ये हम इसका अगर स्कोप देखें फॉरेन कंट्रीज में कितने परसेंटेज में, जैसे साइंस को हम कंसिडर करते हैं, सोशल साइंसेस में इसका क्या परसेंटेज रेशो होता है कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सोशल साइंसेस के लोग, जिसमें जितनी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल स्टडी या लॉ जो भी है, वो हमारे जो लोग, जो मैं स्पेशली चाहती हूँ आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उन लोगों को अवेयरनेस दें जो ये समझते हैं कि उनके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। वो कोशिश ही नहीं करते, ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते। उन्होंने खुद से ही अपने आप को समझा के ना खामोश करवा लिया हुआ है कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के लोग हैं, तो हमें तो स्कॉलरशिप मिल नहीं सकता, हम लोग आगे मूव ही नहीं कर सकते। तो पहले मैं डॉक्टर जहांदेव आपसे कहूंगी कि आप स्पेशली उन लोगों को बताएं कि नहीं, सोशल साइंस के लोग भी आगे जा सकते हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली स्कॉलरशिप को कंसिडर करते हो। देखिए अमेरिका में तो पीएचडी जो है वो फुली फंडेड। यहाँ पे तो ये है ही नहीं है कि आप पीएचडी करने आए हैं तो आप अपनी जेब से कोई पैसे लगा रहे हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और आपको इतनी एबिलिटी है कि आपको वो एडमिशन दे देते हैं, तो एडमिशन के साथ आपको फंडिंग मिलती है।
हाँ, उसमें ये है कि आपको कुछ सालों में एज़ अ टीए काम करना पड़ता है, कुछ सालों में आपके पास काम के बगैर ही फेलोशिप होती है, लेकिन सब कुछ फंडेड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यहाँ पीएचडी करने आएँगे तो आपको मिलेगा नहीं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप है, 100% स्कॉलरशिप है। सिर्फ जो एक है इसमें इश्यू कि आप अपनी एबिलिटी डेवलप करें, जितना आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उसको स्टडी करें। और अब तो इतना आसान है, ऑनलाइन आप इतना कुछ सीख सकते हैं, इतने ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल के बेसिक कोर्सेज़ हैं, वो आप घर बैठे कर सकते हैं और उनको करें। इवन सोशल साइंसेज में और ह्यूमैनिटीज़ में तो और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ज़ुबान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई ज़ुबान सीख सकते हैं, चाइनीज़ की इस वक़्त बहुत डिमांड है हर तरफ, जैसे महरान साहब ने ज़िक्र किया चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के किसी पहलू पे अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और अगर आपको चाइनीज़ भी आती है और उर्दू भी आती है, तो यहाँ तो पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना चुटकी बजाने की बात है, बहुत आसान है। जी, जी, बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टर मेहरान, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगी, बल्कि स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि आप इस पे ज़रा लाइट डालें। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो आपने कहा कि मैं इसमें मिस फिट हूँ, मुझे आगे जाना है। तो जो आपके जैसे लोग हैं ना, जो बस सोच लेते हैं कि अब सेल्समैन की जॉब मिल गई, बस एमबीए किया, अब आगे तो लाइफ नहीं है, तो उनको आप क्या पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि नहीं, वो सोचे, आगे निकले, वो आगे आ सकते जी, बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसको एड्रेस करते हुए मैं अपना मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा और जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी मिसाल देते हुए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था शुरू में। मैं 9th में भी फेल हुआ, 10th में भी फेल हुआ, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। फिर मैं ही वो जो फेलवर था। मैं जब इंटरमीडिएट में आया तो फिर मैंने अच्छा स्कोर किया, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मुझे गाइड किया मेरे भाई ने। फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में हाई फर्स्ट डिवीज़न लिए मैंने। उसके बाद एलएलबी में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया, मास्टर्स किया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करके गोल्ड मेडल लिया, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं पीएचडी के लिए चला गया। तो असल में मैंने जब एलएलबी किया और मैंने देखा कि सोशल साइंस की यानी लॉ की डिग्री या कोई भी एमए वगैरह की डिग्री लेके तो सभी लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई नॉर्मल एसोसिएट हैं या किसी जॉब कर रहे हैं, जैसे आपने बात की कि एमबीए करके कुछ सेल्समैन या मैनेजमेंट की जॉब कर रहा है, वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और पाकिस्तान में या हमारी फैमिलीज में या पाकिस्तान में कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो फिर रिसर्च में मैं इसलिए आया हूँ, और मैं इसका एक कंपैरिजन भी देना चाहूँगा। जैसे इसी प्रोग्राम की एक गेस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन दिया था कि वो नेचुरल साइंसेज से थी और उन्होंने बताया कि एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस किया उनके फ्रेंड्स ने, लेकिन उन्होंने रिसर्च की। उनकी फ्रेंड्स तकरीबन 1-1.5 लाख कमा रही थी और वो 8-9 लाख कमा रही थी। तो ये रिसर्च का और दूसरी फील्ड्स में इतना डिफरेंस आ जाता है। और रही बात स्कॉलरशिप्स की, तो जैसे जानजिब भाई ने अभी मेंशन किया है कि स्कॉलरशिप्स दुनिया में भरी हुई हैं। आप चाइना को उठा लें, आप सिंगापुर को उठाएं, कोरिया को उठाएं, जापान को देखें, पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कुछ लेना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आपने और ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी या स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। ऐसी बात रिसर्च में नहीं है। रिसर्च में ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी अच्छा, तो आपका जो रिसर्च प्लान है कि आप क्या करना चाह रहे हैं आगे, वो रिसर्च प्लान आप अच्छा बना लें, आप उसमें एफर्ट करें, सीखें और उसको अच्छे से डेवलप करें। अगर वो जैसे बात की सीपैक की, तो अगर आपको अपने एक अच्छा प्लान बना लिया, एक कैची हुआ प्लान, तो आपको चाइनीज या और दुनिया की यूनिवर्सिटीज हाथों हाथ लेंगी, आपको बहुत इजीली स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जी जी, जी। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत पॉज़िटिव मैसेज है। मेरा सिर्फ़ मकसद यही था कि मैं जो हूँ क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ ना कि स्कॉलरशिप बहुत है इन फ़ील्ड्स के लिए, तो वो मेरे नाम के साथ है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं साइंस के वो स्कॉलरशिप्स की बात करूँगी। तो मेरा इसीलिए कि आप लोग ये बात करें, आप सोशल साइंसेज़ के लोग हैं, आपने स्कॉलरशिप अपनी फ़ील्ड में अचीव किया, तो आपकी जो बात है ना उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। अच्छा मोस्टली प्रॉब्लम यही है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा साइंटिस्ट ही हैं, सारे साइंस के लोग हैं, तो मैंने अनाउंसमेंट भी की थी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन्स बहुत कम आए क्योंकि सोशल साइंसेज़ के लोग नहीं हैं। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इस सेशन के बाद जो सोशल साइंसेज़ के लोग हैं ना, वो अपने आप को
खुद से अब वो इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं, अगर हमें सामने लेके आया जा रहा है, हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो इट्स मीन हम भी सोसाइटी के जो है ना उसमें एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया मैं उनको शो करती हूँ। ये मिस्टर जानजेब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है, ये पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज शेड फर्दर लाइट ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट कैन बी टेकन बाय हाई स्कूल स्टूडेंट्स। यानी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं वो कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं, स्पेशली कंसिडर हम करें सोशल रिसर्च को। जी, उसमें यही है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये उसको थोड़ा मौका दें और उसको सोचने को। लाइक अगर जैसे अभी मतलब मेरी अपनी बेटी जो है वो ग्रेड 7 में है, तो मैं उसको क्या करवाता हूँ कि समर ब्रेक में मैं उसको 1-2 ऑनलाइन कोर्सेज करवा देता हूँ। जैसे edx.org की एक साइट है, इसी तरह से कोर्सेरा पे बहुत से कोर्सेज हैं, सब फ्री हैं। आपको सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पसंद के 2-3 कोर्सेज ढूंढें उसमें। तो जब आप वो कोर्सेज करते हैं तो उसमें से सवाल खुद ब खुद निकलते हैं। जैसे मेरी बेटी ने एक कोर्स किया है हॉलीवुड पे, कि हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, तो उसके जहन में खुद से सवाल आएगा कि मैं इस पे क्या कर सकती हूँ। क्या मैं फिल्म के हवाले से पाकिस्तानी फिल्म को कंपेयर कर सकती हूँ, या जो है अगर उसमें थोड़ा जिक्र हुआ है कि कहाँ पे उन लोगों ने स्टूडियोज बनाए, उसकी क्या रीजन थी, या एक जो उसने इंटरेस्ट शो किया उसमें यह था कि जो फिल्म स्टार्स हैं उसमें एक स्टार सिस्टम है, लाइक इन लोगों को एक पर्सनालिटी दी जाती है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो उसके जहन में खुद ब खुद सवाल आना शुरू हो गए। तो आप यह है कि अपना एक्सप्लोर करें मुख्तलिफ कोर्सेज की वेबसाइट पे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसके साथ फिर खुद ब खुद आपके सामने सवाल उभरना शुरू हो जाएंगे। तो सोशल साइंसेज में है यही कि आपने सवाल जनरेट करना है, आपको किसी ने सवाल देना नहीं है, आपने सवाल खुद बनाना है। मेरे पास जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्चा जो था इस दफ़ा रिसर्च कर रहा था, वो बस अब मैंने जो प्रोजेक्ट बना के दिया था उसमें ये था कि हम ये देखेंगे कि जो वाइट नेशनलिज्म है उसके नैरेटिव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैं तो इसी चीज़ पे अपनी रिसर्च कर रहा हूँ कि नैरेटिव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, और पर्टिकुलरली जिनको हम टेररिज्म कहते हैं तो उसके पॉपुलर कल्चर जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ को। लेकिन उस बच्चे ने अपना बिल्कुल नया सवाल बनाया, उसने ये कहा कि जो इंटरनेट पे मीम्स हैं वो वाइट नेशनलिस्ट ग्रुप उन मीम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने ना ये सोचा था ना मैंने उसको कहा था, तो उसने अपनी मर्जी का सवाल उसने बनाया। इसी तरह से अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी एक बच्ची जो थी वो मेरे पास रिसर्च कर रही थी इसी तरह के सवाल पे, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और वो क्योंकि अमेरिका में ऐसा है कि मुख्तलिफ 2 नस्लों के लोग जो हैं उनकी आपस में शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उस बच्ची के जो फादर हैं वो तो वाइट अमेरिकन थे और उसकी जो मदर हैं वो वियतनामीज थी। दोनों डॉक्टर्स थे, लेकिन एक साउथ ईस्ट एशिया से और फादर अमेरिका से। तो वो बच्ची वियतनाम में जो अमेरिका की जंग थी उसकी हिस्ट्री और उसमें जो रोल था यही वाइट टेररिस्ट ग्रुप्स का, तो उसको वो रिसर्च करना चाहती थी। तो मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन दी, लेकिन उसके बाद उसने अपना सवाल खुद ही बनाया। और उसको वो 12th ग्रेड में थी, उसका इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उसका एडमिशन हुआ, और अब वो वहाँ पे अंडर ग्रेड की स्टूडेंट है। तो ये है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, उस पर कुछ लेक्चर सुने, कुछ कोर्सेज करें, तो आप बहुत से सवाल खुद बना सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट मतलब शुरू कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही बात। वही बात जैसे पहले डॉक्टर मेहरान ने भी बात की कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं आपको मिल जाएगा। तो मेहनत इस चीज़ में ना वो एक आपके लिए आप कह सकते हैं कि स्पेशल इंग्रेडिएंट है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, आपका फोकस नहीं होगा, तो आप कुछ भी सर्च आउट नहीं कर सकते। अच्छा मिस्टर जानदेव, आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया अभी। मैंने कहा इसको ऐड कर लेती हूँ, सेशन का टाइम भी खत्म होने जा रहा है, हम इसको लास्ट पे वाइंड अप भी करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का ना आंसर कर दें। आप इसको मुझे नहीं पता है, किसी बुक को मेंशन करें, MHTS, कि आपने इस बुक को ही क्यों कंसिडर किया। आप आई थिंक ये शो हो रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आप इनको एड्रेस कर दें। जी, मैंने तारड़ साहब की जो फलाए जंगी थी उस पे अपना मास्टर्स का थीसिस लिखा था,
और उनको इंटरव्यू भी किया था और वो बड़े खुश हुए थे इस बात पे कि क्योंकि वो जो है नॉवल वो एक जिस वक्त आया था उस वक्त वो पॉपुलर हुआ, लेकिन उसके सिर्फ 2 ही एडिशन छपे और बाकी उसके मतलब जितनी उनकी बाकी किताबें पॉपुलर होती हैं उतनी नहीं हुई। तो उनको इस बात की खुशी थी कि जो वो कहना चाहते थे उस पे कोई ना कोई तो सोच रहा है, कोई तो उस पे काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने क्यों उसको चूज़ किया, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैंने पहले ज़िक्र किया है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे मेरा एमफिल का थीसिस था पाकिस्तान से। तो जो मैंने यहाँ पे जो अपना थीसिस लिखा तो उसपे भी मैं कॉन्फ्लिक्ट में ही इंटरेस्टेड था। तो एक प्रोफ़ेसर ने मुझे ये कहा कि टूरिज़्म की बजाय अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पे काम करें तो शायद हम ज़्यादा जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मैं पायलट साहब पे ही काम करना चाहता था, तो बजाय टूरिज़्म के उनका कौन-सा नॉवल है जो कॉन्फ्लिक्ट को फ़ोकस करता है। तो फिर कलाए जंगी जो है वो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट को, अफ़गानिस्तान की जंग को, पाकिस्तानियों के इसमें किरदार को फ़ोकस करता है। तो इसलिए मेरे लिए वो एक अच्छा टॉपिक था जिसको मैं पढ़ना चाहता था। जी, जी, बहुत सही हो गया। अब मेरे ख़्याल में सोशल साइंसेज़ के लोग जाग रहे हैं, तो अब उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए। हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं जो सेशन के वो उसको एंड करना चाहूँगी। तो होपफुली जो लोग जैसे जागते जाएँगे, वो फिर लाइव सेशन को रिकॉर्डेड में देख लेंगे। हम लोगों ने ये बात की कि जो पाकिस्तान में सिर्फ़ ये ट्रेंड चला हुआ है कि सोशल साइंसेज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इसका जो है ना स्कोप है और उसको नॉर्मली लेके चला जाता है, जैसे साइंसेज़ को लेके चलते हैं। तो मैं जो हमारे गेस्ट हैं उनसे लास्ट में एक जो है ना कम्प्रिहेंसिव मैसेज चाहूँगी जो पेरेंट्स को, बच्चों को आप क्या देना चाहेंगे जो बच्चे साइंसेज़ की फ़ील्ड में सोशल साइंसेज़ की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? और दूसरा आप ये बताएँगे कि स्कॉलरशिप अगर आप लेते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप अपनी सक्सेस बताएँ कि आप भी एक कामयाब इंसान हैं, आपने स्कॉलरशिप लिया, फ़ॉरेन कंट्री में आपने सोशल साइंस को पढ़ा और आप आगे आपका जॉब या जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो थोड़ा-सा मतलब ऐसे मैसेज में कन्वे करें कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करते हैं ना कि नहीं डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है, तो ये उनके माइंड से ये चीज़ निकल जाए। तो मैं डॉक्टर मिरान पहले आपको टाइम दूँगी कि आप जो है ना इसके ऊपर थोड़ा-सा अपना मैसेज कन्वे कर दें। जी, थैंक यू। जी, इसमें जैसे पहले भी हमारी बात हुई है कि इसमें ना अभी हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि हमें डॉक्टरेट में या यानी हमें नेचुरल साइंसेज़ में जाना है या सोशल साइंसेज़ में जाना है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनें कि आप किस में ज़्यादा फिट हैं। और वो लोग जो अब लेट हो चुके हैं, जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग या मेडिकल या वो चूज़ नहीं की और आगे मास्टर्स भी कर चुके हैं, एमए या एमबीए वगैरह कर चुके हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है या उनके पेरेंट्स के लिए भी कि वो स्टिल अपनी जो करंट सिचुएशन है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और उनका रिसर्च इंटरेस्ट या वो कैसे उनको समझ आए, उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो न्यूज़पेपर्स या जो लेटेस्ट मैगज़ीन्स हैं या जर्नल्स हैं उनको स्टडी करें। जैसे-जैसे आप उनको देखते जाएँगे कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स की बात करें आप, तो अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है, उनको देखेंगे। जैसे-जैसे आप देखेंगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और रही बात स्कोप की और आगे फ्यूचर की, तो डेफ़िनेटली सोशल साइंसेज़ का स्कोप और फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप को अगर अपने किसी लॉयर फ्रेंड से कंपैरिज़न करूँ तो आई कैन सी माई सेल्फ अबव हाई देन देम, और वो खुद भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि और जैसे कि आगे मेरे पास से अगर मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मैं किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर 19 स्केल में ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में चाइना, अमेरिका या कहीं पे जाता हूँ तो मैं स्टार्ट में पोस्ट डॉक्टरेट और उसके बाद फिर प्रोफेसरशिप के लिए जा सकता हूँ। तो ये यहाँ रिसर्च में, सोशल साइंसेज में रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप प्लीज़ इसको कंसीडर करें और अपने बच्चों की या अपने दोस्तों की आवाज़ को सुनें और उन्हें कहीं एक दूसरे को समझें। और स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ कि अपनी कंपनी अच्छी करें। सिर्फ उन दोस्तों में या उन लोगों में बैठे जहाँ से आपको ये आवाज़ आए कि यार मैंने किया तुम भी कर सकते हो, या उसने किया हम भी कर सकते हैं। ये उन लोगों से दूर हो जाएं जो कहेंगे यार हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो सोशल साइंस में आ गए, एमए कर गए, फंस गए, अब नहीं कुछ कर सकते, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर आगे जा सकते हैं। ऐसे लोगों में बैठे ही ना आप, सिर्फ ऐसे लोगों में बैठे जहाँ से आपको एप्रिसिएशन, मोटिवेशन मिले। जी जी, जी, बहुत पॉज़िटिव मैसेज है। मैं भी इस चीज़ को जो है ना 100% से एग्री करती हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको जो लोग पॉज़िटिविटी दे रहे हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ कि वो
थोड़ी सी लाइट होती है ना, तो आप उससे बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपको एक बंदा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो आप आगे कंसिडर करते हो कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, आप आगे जा सकते हो। तो हमारा भी मेन एम यही है कि हम लेके आए आप जैसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे और दिखाएं, एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव एनर्जी दें बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि नहीं आपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, जो बच्चे बनना चाहते हैं उनको वो बनना। जी मिस्टर जान साहिब, आपसे भी मैं यही कि आप क्या मैसेज देंगे? जी, उसमें पहले तो मैं ये कहूँगा कि वालिदैन का भी इतना कसूर नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक तरह से जो हमारा वालिदैन तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों, लेकिन जब उन्हें कामयाबी का रास्ता ही 1-2 फील्ड्स में नज़र आता है, तो फिर वो बच्चों को यही कहते हैं कि आपने यही बनना है। तो मकसद ये होता है कि बच्चों को कामयाब करना। तो उनको ये चाहिए कि बच्चों को मुख्तलिफ रास्ते दिखाएँ। अब ज़्यादा रास्ते दिखाना आसान है। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर का रास्ता भी दिखाएँ, लेकिन साथ में सोशल साइंसेज़ का भी रास्ता दिखाएँ, साथ में ह्यूमैनिटीज़ का भी रास्ता दिखाएँ, लिटरेचर का भी रास्ता दिखाएँ, और उसके साथ अगर लैंग्वेजेज़ हैं, चाइनीज़ है, अरबिक है, फ़ारसी है, तो उनका भी रास्ता दिखाएँ कि देखो ये 10 रास्ते हैं, उनमें से तुम्हें जो तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो करो। तो जब वो एक ऐसा रास्ता अपनाएँगे जो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो फिर वो कामयाबी खुद ही उनके कदम चूमेगी। क्योंकि जब आप मुख्तलिफ रास्ते आपके सामने होते हैं और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, तो उसमें मोटिवेशन भी खुद डेवलप हो जाती है और इंटरेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी पसंद का रास्ता चुना होता है। तो वालिदैन के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते दिखाएँ, 1-2 रास्ते नहीं, उनके रास्ते बंद नहीं करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते दिखाएँ। और जहाँ तक स्कोप की बात है, तो स्कोप आप अपना खुद पैदा कर लेते हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप एक नए सवाल पे आपने एक नई थ्योरी पेश की है, या आपने एक नई किताब लिखी है, या इतने आपने मेहनत की है कि जो दुनिया कह रही है आप उसको झुठलाने के काबिल हैं, तो स्कोप की कोई कमी नहीं है आपके लिए। पाकिस्तान में भी आपको स्कोप मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी आपको लेने पे तैयार होगी, और बाहर भी उसका मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हूँ, एक नया प्रोग्राम है ग्लोबल स्टडीज़, तो मेरे प्रोग्राम में 5 प्रोफ़ेसर इंडियन हैं, और पूरे कैलिफ़ोर्निया में शायद 5 पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर नहीं हैं। मतलब 10 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया के 10 कैंपस हैं, जो यहाँ की टॉप टियर यूनिवर्सिटी है। तो उस पूरे 10 कैंपसेस में 5 पाकिस्तानी सोशल साइंस के प्रोफ़ेसर नहीं मिलेंगे आपको, और एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 इंडियन प्रोफ़ेसर हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर पाकिस्तान के लोग आएँगे, तो क्यों नहीं उनके लिए जगह बचेगी? क्योंकि वहाँ के सवाल तो यहाँ पे उनको देखने वाला ही नहीं है कोई, उनके बारे में सोचने वाला नहीं है कोई। तो अगर आप कुछ नया लेके आएँगे, तो जगह की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। बल्कि वो मुझे डॉक्टर मेहरान की बात याद आ गई, उन्होंने कहा कि साइंसेज़ में तो सब कुछ पहले से बना ही हुआ है, रेडीमेड है ना, आपने वो इक्वेशंस को यूज़ करना और उससे फॉर्मूलेशन करके नई चीज़ बनानी है। लेकिन इसमें तो आपके पास है कि आपने ढूँढना है खुद से, और कितनी मज़े की बात है कि आप कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस करेंगे वो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी रेफ़रेंस नहीं है। लेकिन हमें अपनी वो चीज़ को मनवाने के लिए इतने रेफ़रेंस देने पड़ते हैं कि फलाँ बंदे ने ये किया था, ये ऐसे हुआ था। तो ये कितनी अच्छी मज़े की चीज़, अगर स्पेशली जो लोग रिसर्च में आना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत, मैं कहूँगी फील्ड है। आप सिर्फ कंसिडर ना करें कि सिर्फ साइंसेस में रिसर्च होती, सोशल साइंसेस के लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इस सेशंस के थ्रू ये मैसेज गया होगा स्पेशली उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए सोशल साइंस को चूज़ नहीं करने देते हैं कि वो जो है ना, अगर उनके नाम के साथ डॉक्टर, इंजीनियर नहीं लगा तो उनकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। तो बात यही है, डॉक्टर बन सिर्फ डिग्री लेने, जो डॉक्टर है वो भी सिर्फ डिग्री लेने एमबीबीएस करने पे डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको भी आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है। तो सोशल साइंस को किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने वाला बच्चा, उसको भी अपने आप को मनवाना है। वो सिर्फ ये ना कि मुझे डिग्री मिल गई है, मैंने एमबीए कर लिया मैनेजमेंट में तो मेरे नाम के साथ मैनेजर लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अपने लिए रास्ते खुद तलाश करने हैं। और ऑब्वियसली ये तो हमारा अपना बिलीव है एज अ मुस्लिम, कि जब हम कोशिश करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। और जो लोग नाकामी की बातें कर रहे होते हैं ना, मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ, डॉक्टर मेहरान ने अपने फेलियर्स भी शो किए। मोस्टली लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, अपने फेलियर्स नहीं दिखाते हैं, वो नहीं बताते हैं, लेकिन हर बंदा जो भी सक्सेस अचीव करता है ना, उसके कोई ना कोई फेलियर्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उनके फेलियर्स थे, लेकिन उन्होंने उन चीज उसको कंसिडर नहीं किया, अपने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, कंपनी चेंज की, पॉजिटिविटी जो है उनको मिली, और उन्होंने जो है ना आगे अपने आप को ग्रूम किया और एक अपना नाम बनाया।
तो आई होप कि जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, जिस मकसद के लिए डिस्कस किया है, किसी एक बंदे को भी इससे इसकी हेल्प हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा ये जो करना था ना उसका मकसद पूरा हो गया। मेरे ख्याल में लोग बाद में उठेंगे जो रिकॉर्डेड इसको देखेंगे वो फिर क्वेश्चंस उनके माइंड में बनेंगे। तो मैं जो हूँ डॉक्टर मीरान और मिस्टर जान आप दोनों से चाहूंगी कि मैं आपको इस वीडियो में टैग कर दूं, फिर जो लोग जिनके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उनको बाद में एड्रेस कर दें, क्योंकि टाइम डिफरेंस है तो लोग उठते जाएंगे तो फिर इसको वो देखते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज उन लोगों तक कन्वे किया जो जिनको अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा ये कि एक हाँ कहने पे फौरन से आप लोग जो है ना हामी भरती और कहती है हमने आना है, हम जो दे सकते हैं, वो कहते हैं ना रोशनी जो हम अपने थ्रू दे सकते हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सेशन को मैं कंक्लूड करती हूँ। आई होप कि जितने लोग हैं जो इससे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो हमें भी सीखने को मिला, जैसे मैं हूँ साइंसेस की बंदी हूँ, मैंने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है, तो इसी तरह और जितने लोग होंगे वो भी सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। टाइम उसका जो है ज्यादा हो रहा है, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मेरी जो ऑडियंस है उनको मैं कहूंगी जो जाग रहे हैं या जो बाद में जागेंगे, जिन्होंने लाइव देखा या ऑफ द रिकॉर्ड देखेंगे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई होप हमारा मैसेज आप तक कन्वे हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ जिसकी अवेयरनेस नहीं है उसको लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्कॉलर टॉक की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़।